चलिए बेटा, वर्क डन की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। कि बेटा हमने इससे पहले ग्रेविटी का वर्क डन देखा, हमने शायद नॉर्मल का वर्क डन देखा, टेंशन का वर्क डन देखा। अब देखते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन। चलिए, जैसे कुछ केसेस ले रहा हूँ मैं, कुछ बड़ा हल्के फुल्के कुछ केसेस ले रहा हूँ। लेट्स से बड़ा केस 1 कि ये ग्राउंड, और ये ग्राउंड बड़ा अच्छा खासा रफ है, एनफ रफ है, तगड़ा रफ है, और उस पर ये बड़ा मैंने कोई एम मास का ब्लॉक लगा दिया, ऐसे पटक दिया इसके ऊपर। इस एम मास के ब्लॉक को मैंने सामने की तरफ बड़ा किसी छोटे से फोर्स एफ से खींचा, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं किया। मूव नहीं किया, इस बात का अर्थ आप जानते हो। अगर मैं इस ब्लॉक को ए बोल दूं तो इस ए वाले ब्लॉक पर जरूर ग्राउंड ने पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑफ कोर्स किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बोलने की जरूरत है कि अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो जितना फोर्स आगे उतना फ्रिक्शन पीछे। जो फ्रिक्शन ब्लॉक पर पीछे लगा है ऑफ कोर्स बड़ा वही फ्रिक्शन ग्राउंड पर आगे लगा है। अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए, तो आप बोलोगे सर जीरो। क्यों बेटा जीरो क्यों? क्या फोर्स लगा नहीं है? आप बोलो सर फोर्स तो लगा है, लेकिन जिस पॉइंट पर फोर्स लगा ना उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन तो जीरो आएगा। व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ग्राउंड, तो आप कहोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड पर लगा है आगे, लेकिन ऑफ कोर्स बड़ा ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज ऑल्सो जीरो। सो फ्रिक्शन ने ना तो ब्लॉक ए पे वर्क डन किया है, ना ही बेटा ग्राउंड पे किया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन ने कितना नेट वर्क डन किया, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 0 + 0 इज ऑफ कोर्स 0। फेयर इनफ। इसी तरह से बेटा एक केस और लेते हैं, केस 2। हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि बेटा ये मान लो कोई स्मूथ सरफेस, और इस स्मूथ सरफेस पर बेटा ऐसे दो ब्लॉक्स हैं, जैसे बेटा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम थी ना वैसी, ऐसे दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। मैंने इस ए ब्लॉक को बेटा सामने की तरफ खींच लिया विद सम फोर्स, लेट से एफ। जैसे बेटा मैंने इसको एफ फोर्स आगे खींचा, ये ब्लॉक जैसे आगे जाएगा बेटा ये वाले सरफेस तो आपकी स्मूथ है, लेकिन ए और बी के बीच जो सरफेस है वो रफ है, और अच्छी खासी रफ है, मतलब कोएफिशिएंट टू फ्रिक्शन तगड़ा है। इस एफ फोर्स के कारण जैसे ब्लॉक ए आगे जाना चाहेगा तो ए वाला ब्लॉक जो होगा वो बी वाले ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा आगे, वही स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा ब्लॉक ए पर लग जाएगा पीछे, एंड बोथ विल मूव टुगेदर। ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक विल मूव टुगेदर। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा लगता है तब है जब साथ साथ मूव करते हो, कोई रिलेटिव मोशन ना हो। तो थोड़ी देर बाद में बड़ा कहानी ऐसी होगी कि दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं बड़ा वो यहां कहीं पहुंच गए। ये बड़ा आपका ब्लॉक ए, इसके बड़ा ब्लॉक बी, और मान लीजिए कि उनका डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ x। ऑफ कोर्स बड़ा दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है, दोनों साथ साथ जाएंगे। मैं आपसे पूछ बड़ा व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी, तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन लगा है आगे Fs, सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट है x, और फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 0, सो आई थिंक वर्क डन इज Fs × x। एक ही बात करें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए विल बी, फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, और दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। भाई फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, बड़ा एंगल कितना है 180, cos 180 इज ऑफ कोर्स -1। यू कुड से कि सर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज -Fs × x। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ने एक जने पर वर्क डन पॉजिटिव किया है, दूसरे पर उतना ही वर्क डन नेगेटिव किया है। और तो और बेटा अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन ने नेट कितना वर्क डन किया है पूरे के पूरे सिस्टम पे, तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो 0 होना चाहिए। अच्छा पॉइंट है बेटा, बढ़िया। तो सर यहाँ इन दो केस से आप बोलना क्या चाहते हो? बेटा बोलना ही चाहता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ब्लॉक कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। किसी इंडिविजुअल ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। तो बेटा एक लाइन लिखना, वर्क डन
बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, बड़ा पूरा लिखना, मैंने एफ लिख दिया, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक बात को और पता लगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो नेट वर्क डन है पूरे सिस्टम पे बड़ा वो हमेशा जीरो आ रहा है। देख लो बेटा, इस केस में भी नेट वर्क डन जीरो, इस केस में भी आपका नेट वर्क डन तो जीरो। एक पर जितना पॉजिटिव करता है दूसरे पर उतना ही नेगेटिव। अगर इस पर जीरो तो बड़ा इस पर भी वैसे भी जीरो। तो आप अगला पॉइंट बड़ा कह सकते हो कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, बेटा पूरे सिस्टम पर विल बी जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन पूरे सिस्टम पर जो नेट वर्क डन करेगा बेटा वो तो आपका जीरो ही आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा एक छोटा सा सवाल पूछ लिया बेटा आपसे, है ना, छोटा सा ही सवाल है, कोई ऐसे बहुत हाई फाई बड़ा काम है नहीं, जो पढ़ा है बेटा उसी पे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा बड़ा चिन्ना मिन्ना सा सवाल है, कर लीजिए। इस सवाल में बेटा आपकी हल्की फुल्की वो वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो आप लोगों ने बेटा लास्ट में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ी थी ना, उसका भी हल्का फुल्का प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक छोटा सा सवाल है, ऐसे सवाल बेटा आप लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर बेटा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ने अपने लास्ट क्लास में किए भी थे। तो चलिए एक सवाल बेटा ऐसा है कि आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पर बेटा 2 ब्लॉक पड़े, ब्लॉक ए के ऊपर ब्लॉक बी। सिचुएशन इज लाइक दिस कि देयर इज स्मूथ सरफेस और इस स्मूथ सरफेस पर बेटा ये ब्लॉक ए, ये बेटा ब्लॉक बी। ब्लॉक ए बड़ा ब्लॉक बी, इसका मास बड़ा 10 kg, इसका मास बड़ा 5 kg। नीचे वाले सरफेस स्मूथ है लेकिन इस वाले सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8। फेयर इनफ। T इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा सारा का सारा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है और हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम पर सामने की तरफ बड़ा एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन। ठीक है बेटा, कुछ इंटरमीडिएट सवाल हैं बड़ा जो मैं सीधा बोल रहा हूँ, है ना, आपको लिखने नहीं है। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ये बेटा 2 इंटरमीडिएट सवाल है, वो पहले आप कर लें, उसके बाद आपके अगले सवाल होंगे। मैं जो फाइनल सवाल है बेटा वो पूछ रहा हूँ, इन टाइम इंटरवल t is equals to 0 to t is equals to 3 seconds, find पहला बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्लॉक ए। बेटा तुम देखना, समझ गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन ने बेटा ए ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया। दूसरा बेटा वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स नेट। फ्रिक्शनल फोर्स ने नेट कितना वर्क डन किया बेटा, ये सारे काम बेटा अपन को करने करते बेटा। सबसे पहले जो इंटरमीडिएट सवाल थे बेटा वो करते हैं। आखिर इन दोनों ब्लॉक के बीच में बेटा यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स आएगा 50 न्यूटन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8। तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है बेटा वो आएगी 0.8 इंटू इस सरफेस पर नॉर्मल, दैट इज 50। आई थिंक बेटा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन एक्ट इज 40 न्यूटन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन है, मैं कह रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 से लेकर 40 न्यूटन तक कितना भी हो सकता है। फेयर इनफ। आखिर फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, आप बोलोगे कि सर इस पूरे सिस्टम पर नीचे वाले सरफेस तो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा इंटरनल फोर्स है, ये 60 न्यूटन इस 15 kg को सामने की तरफ ले जा रहा है और सामने की तरफ एक्सेलरेशन आएगा ऑफ कोर्स बेटा कितना 16/15। ओ सॉरी बेटा 16 नहीं, 60/15। आई थिंक बेटा एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक तो कर लें कि आखिर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो है ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता। जितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए उतना फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, चेक तो कर लेते हैं बेटा एक बार।
चलिए बेटा चेक कर लेते हैं। इस नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो कितना भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन सामने की तरफ 4 होने के लिए इस 5 kg के ब्लॉक पर सामने की तरफ कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए 5 × 4 बट दैट मस्ट बी 20 न्यूटन। जो फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन बड़ा इस पर आगे, वही फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा इस ए पर पीछे। ठीक है ना, ये तो बड़ा t = 0 पर है। आखिर t = 3 सेकंड पर दोनों ब्लॉक कहां चले जाएंगे, ये तो तय है कि दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे। तो आप कहोगे सर उनका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बड़ा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन, बड़ा एक्सेलरेशन इज 4 मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर, बड़ा कितना टाइम है 3 का स्क्वायर, बड़ा ये सेकेंड से 18 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ही बेटा आगे चले गए और दोनों का डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ 18 मीटर। तो थोड़ी देर बाद में बेटा कहानी ये होगी कि बेटा ये एक ब्लॉक, इस पर बेटा ये दूसरा ब्लॉक, ये बेटा आपका बी है 5 kg, बेटा ये ए है 10 kg, और सारे के सारे अरेंजमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया है सामने की तरफ। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज 18 मीटर। दिस इज द सिचुएशन एट t = 3 सेकेंड। बेटा व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन ब्लॉक ए? आखिर 60 न्यूटन ने ए पर कितना वर्क डन किया? तो आप बोलोगे कि सर 60 न्यूटन लगाया सामने, और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ 18 मीटर। तो एक्सटर्नल एजेंट का ए पर वर्क डन है फोर्स 60 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा फोर्स भी सामने, डिस्प्लेसमेंट भी सामने, एंगल इज ऑफ कोर्स 0। कितना आगे बेटा? आई थिंक बेटा 1080 न्यूटन इंटू मीटर बेटा इज योर जूल्स। चलिए बेटा व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए? ब्लॉक ए पर फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे 20 न्यूटन, ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ 18 मीटर। तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन का वर्डन है, फ्रिक्शन है पीछे 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है इसका बेटा सामने की तरफ 18 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा कितना एंगल बेटा फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का? तो आप बोलो सर ए ब्लॉक पर फ्रिक्शन है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो वर्डन तो ऑफ कोर्स नेगेटिव आना भी चाहिए बेटा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। आई थिंक बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए इज -360 जूल्स। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी? ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन है आगे और ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट भी है आगे। तो आप बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स है आगे 20 न्यूटन, उसका डिस्प्लेसमेंट है आगे 18 मीटर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 0। आई थिंक बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी इज +360 जूल्स। इस स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन कितना होगा? तो आपको सर ऑफ कोर्स नेट वर्क डन तो 0 होगा, एक पर -360 है, एक पर +360 है, तो नेट वर्क डन तो हमारा 0 आना भी चाहिए, और बेटा 0 आ भी रहा है कि नहीं? ये बेटा हमारा सारा का सारा सवाल। ठीक है ना, कोई मुझसे पूछ ले कि एक्सटर्नल एजेंट ने बी वाले ब्लॉक पर कितना वर्डन किया, तो बोल देना कोई वर्डन नहीं किया है। एक्सटर्नल एजेंट तो बी वाले ब्लॉक पर लग ही नहीं रहा, लगी किस पे रहा है? ए पर। तो बेटा कोई अगर इस तरह का सवाल पूछे उसका जवाब भी हम दे सकते हैं। एम जी का वर्डन कितना है? तो आप बोलोगे सर एम जी है वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल, एम जी का वर्डन 0। जो नॉर्मल फोर्सेज हैं उनका वर्डन क्या है? आप बोलोगे सर नॉर्मल फोर्सेज अगेन वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल फोर्सेज के वर्डन भी ऑफ कोर्स 0। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ये देखा हमने वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं बेटा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक और काइनेटिक में बेटा एक बेसिक अंतर है, और ये अंतर हमेशा ही रहेगा। जो अंतर हम अभी निकाल रहे हैं बेटा वो अंतर हमेशा ही हमारे पास रहेगा, एंड हमारे आगे की चीज़ों को सोचने समझने के लिए ये अंतर हमारे लिए काम भी आएगा। नेक्स्ट इज बेटा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। कि काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है देखिए बेटा, मैं कुछ केसेस ले रहा हूं। केस 1 बेटा ऐसा अरेंजमेंट है कि ये बेटा कोई ब्लॉक,
ये बड़ा ब्लॉक ए जो है ये फिक्स्ड है। ऐसा मान लो कि भाई नीचे वाले सरफेस इतनी ज़्यादा रफ है कि बड़ा ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर सकता, ऐसा मान लो एक बार, ठीक। और ये बड़ा ब्लॉक ए ये फिक्स है, ठीक है। इसके ऊपर बड़ा एक दूसरा ब्लॉक, बड़ा ये बी, और बी वाले ब्लॉक और ए वाले ब्लॉक के बीच में बड़ा सरफेस रफ है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में दिया हुआ है, रफ सरफेस है। इस बी वाले ब्लॉक को बड़ा मैंने सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी दे दी और उसके कारण ऐसा हुआ कि थोड़ी देर में बड़ा कहानी ऐसी आ गई, जैसे आपने वेलोसिटी इसको आगे दी, बड़ा इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा पीछे, बड़ा इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा आगे। लेकिन ए वाला जो ब्लॉक है इस पर जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा आगे तो बड़ा नीचे वाले सरफेस पर या तो कोई स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया होगा या बड़ा कोई हिंज फोर्स होगा, कुछ और अरेंजमेंट होगा जिससे बड़ा इस ब्लॉक को अपन ने फिक्स कर रखा है। तो जो नीचे वाले सरफेस है उसने जरूर बड़ा इस तरफ कोई ना कोई फ्रिक्शन लगा दिया होगा, उसके कारण बड़ा आपका जो ए वाला ब्लॉक है वो तो रेस्ट पे है, ए वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो थोड़ी देर बाद में बड़ा कहानी ऐसी होगी कि ए वाला जो ब्लॉक होगा वो तो यहीं पे होगा और बी वाला जो ब्लॉक है बड़ा वो चलते 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 बड़ा मान लो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो बी वाले ब्लॉक का थोड़ा बहुत बड़ा सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट तो आना तय है, ठीक है बेटा। पूरे रास्ते इस पर फ्रिक्शन पीछे, बड़ा वही फ्रिक्शन इस पर आगे। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी? तो आप बोलोगे सर ब्लॉक बी पर फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे, दैट इज एफ के। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आगे की तरफ, बड़ा दैट इज एक्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। बड़ा बी पर फ्रिक्शन है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, आई थिंक बड़ा एंगल इज 180। आई थिंक बड़ा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया माइनस एफ के इंटू एक्स। फेयर इनफ। व्हाट इज वर्क डन बाय दिस काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए? तो आप बोलो सर ब्लॉक ए पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो है लेकिन ब्लॉक ए को हमने किसी तरीके से फिक्स कर रखा है किसी और एक्सटर्नल फोर्स से, तो सर ये मूव तो करने से रहा, और अगर मूव करने से रहा तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स तो एफ के लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन विल बी जीरो। एक ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क डन, एक ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क डन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस काइनेटिक फ्रिक्शन ने नेट कितना वर्क डन किया है पूरे के पूरे सिस्टम पे, तो आपका जवाब होगा दैट इज माइनस एफ के इंटू एक्स। ये बड़ा बड़ा आंसर। चलिए बेटा एक केस और देखते हैं, दैट इज केस 2। केस 2 में बड़ा ऐसा अरेंजमेंट आपके पास, ये बड़ा हमारे पास एक स्मूथ सरफेस, उस पर बड़ा ये ब्लॉक ए, ये बड़ा ब्लॉक बी। नीचे वाले जो सरफेस है जैसे मैंने कहा कि बड़ा ये स्मूथ है, ये जो सरफेस है बड़ा ये आपकी रफ है। इस बी वाले ब्लॉक पर सामने की तरफ बड़ा अपन ने कोई ना कोई वेलोसिटी दे दी। जैसे बड़ा वेलोसिटी दे दी ऑफ कोर्स इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्योंकि बड़ा वेलोसिटी आ गई ना, वेलोसिटी आते तो बड़ा मोशन कैसा होगा, ऑफ कोर्स मोशन होगा, मतलब रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन होगा तो ऑब्वियस बात बड़ा फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। जो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे है बड़ा वही काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर आगे है, ठीक है ना। अब ये वाला ब्लॉक मूव कर जाएगा क्योंकि नीचे वाले सरफेस स्मूथ है, थोड़ा ब्लॉक ए मूव कर जाएगा। थोड़ी देर बाद में बड़ा कहानी ऐसी होगी कि ब्लॉक ए जो है वो चलता चलता यहां पहुंच जाएगा, ब्लॉक बी जो है बड़ा वो चलता चलता यहां पहुंच जाएगा। ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट बड़ा मैं सामने की तरफ मान लेता हूं एक्स बी, ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट बड़ा मैं सामने की तरफ मान लेता हूं एक्स ए, और ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं मैं बड़ा ये एक्स बी माइनस एक्स ए बोल दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोल दो, ठीक है ना। ये बी का डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा ए का डिस्प्लेसमेंट, ये ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए। चलो बेटा व्हाट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी? आप बोलो सर ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन आगे और बी का डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क डन इज पूरा लिखता हूं, चलो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ के, डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बड़ा कितना एंगल है आपके फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, 180, तो दैट इज माइनस एफ के इंटू एक्स बी। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए? बड़ा ब्लॉक ए पर फ्रिक्शनल फोर्स है आगे, ए वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो आप बोलोगे सर दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम।
आई थिंक बेटा दैट इज माइनस एफ के, सॉरी बेटा प्लस एफ के इंटू एक्स। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट वर्डन कितना किया है इस काइनेटिक फ्रिक्शन ने, तो आप बोलो सर काइनेटिक फ्रिक्शन ने नेट वर्डन किया है। बेटा दोनों को जोड़ना, दोनों को जोड़ा, मेरे पास आ गया माइनस एफ के थोड़ा बाहर और अंदर आ गया एक्स बी माइनस एक्स ए। बेटा एक्स भी बड़ा है, एक्स से छोटा है, तो ये सब्ट्रैक्शन तो पॉजिटिव आएगा। फ्रिक्शन ये बाहर साइन बेटा माइनस है, तो नेट वर्डन नेगेटिव आ रहा है, अच्छी बात है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज माइनस एफ के इंटू एक्स बी माइनस एक्स ए इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये बड़ा हमारे पास ए वाले ब्लॉक पर, बी वाले ब्लॉक पर और पूरे सिस्टम पर कितने कितने वर्डन हैं वो हमने बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से लिख दिए। लेकिन यहां पर क्या कोई स्टेटमेंट बन सकता है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल बन सकता है। स्टेटमेंट ये है कि फ्रिक्शन का वर्डन किसी एक ब्लॉक पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पहले वाले केस में अगर देखें तो जीरो भी हो सकता है। इकलौते ऑब्जेक्ट पर, इकलौते ब्लॉक पर, सिंगल ब्लॉक पर, सिंगल ऑब्जेक्ट पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा पहला स्टेटमेंट, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने नोटिस किया, चाहे पहला वाला केस हो चाहे दूसरा वाला केस हो, जो नेट वर्डन आया बेटा वो हमेशा नेगेटिव आया है, हमेशा बेटा नेट वर्डन नेगेटिव आया है। तो ये भी लिखना बेटा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, बेटा पूरे सिस्टम पर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। पूरे सिस्टम पर बड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्डन आएगा वो हमेशा ही नेगेटिव ही आएगा, उसमें बेटा हमारी कोई से नहीं है, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अच्छा, जो नेगेटिव आएगा उसके कारण होगा क्या? वैसे तो हम इस बात को आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर मान लो किसी सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन -10 जूल है पूरे सिस्टम पर, तो इसका अर्थ ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो उस पूरे के पूरे सिस्टम की 10 जूल एनर्जी को सिस्टम से बाहर भगा रही है। किस फॉर्म में? ऐसे बड़ा एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक अगर इस तरह से घसीटोगे तो बीच में ये जो सरफेस है यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण हो सकता है कि बेटा यहाँ से साउंड आए, तो वो 10 जूल जो है वो साउंड की फॉर्म में सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। या फिर ऐसे ए ब्लॉक पर बी ब्लॉक को अगर घसीटोगे तो हो सकता है कि बेटा ये जो सरफेस है हल्की फुल्की बेटा गर्म हो जाए, तो ये जो आपका 10 जूल है ये बेटा हीट की फॉर्म में भी डिसिपेट हो सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि अगर मान लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन किसी सिस्टम पर नेट -10 जूल है, तो ये 10 जूल एनर्जी जो है ये सिस्टम से, मतलब इस ए प्लस बी से बाहर भाग जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी, और उतनी एनर्जी सिस्टम की घट जाएगी। डिसिपेट किस फॉर्म में हो रही है उसमें हम बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में बेटा एनर्जी हल्की फुल्की सिस्टम से बाहर जाती रहती है, डिसिपेट होती है। इस कारण से बेटा हम काइनेटिक फ्रिक्शन को एक नाम और दे देंगे, दैट इज नोन एज डिसिपेटिव फ्रिक्शन। डिसिपेटिव मतलब बेटा इसलिए क्योंकि उसने पूरे के पूरे सिस्टम से एनर्जी को बाहर निकाला है, डिसिपेट किया है। सो मैं एक बात और बोलूंगा बेटा, नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन on system is -Fk into relative displacement। बेटा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट b का डिस्प्लेसमेंट कितना है a के रेस्पेक्ट में, बेटा हमेशा ये। और अगली बात बेटा, दिस नेगेटिव वर्क डन implies that energy of system is being dissipated in form of
साउंड और हीट और एनी अदर मीन, किसी और तरीके से बड़ा सिस्टम में से लगातार एनर्जी बड़ा सिस्टम से लगातार बाहर जाए जा रही है। इसी कारण से बड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन का हम एक नाम और निकालेंगे, दैट इज नोन एज डिसिपेटिव फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिसिपेटिव फ्रिक्शनल फोर्स। और बड़ा डिसिपेटिव नाम कहाँ से आया बेटा, तुम समझ ही गए। डिसिपेटिव बेटा यहाँ से आया कि सिस्टम से एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमने देखा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन किसी एक ब्लॉक पर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, और पूरे सिस्टम पर बेटा हमेशा जो वर्डन आएगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन का वो हमेशा नेगेटिव आएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा सवाल करते हैं ऐसे, है ना। हालांकि इस तरह का सवाल बेटा अपन लोगों ने अगेन फ्रिक्शन में किया था, फ्रिक्शन चैप्टर में किया था, लेकिन तब अपन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये वेलोसिटी वगैरह की बातें ही करके इसको छोड़ दी थी। अब बेटा हम वर्क की बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा सवाल है, बेटा एक छोटा सा सवाल कीजिएगा, सुनना बेटा। आपके पास बड़ा एक स्मूथ सरफेस, नीचे वाली जो सरफेस है वो टोटली स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं बेटा। इसके ऊपर एक लॉन्ग प्लैंक है बेटा, पहले बोलता हूं कि प्लैंक की लेंथ अच्छी खासी है बेटा। ए इसका मास बेटा 2 kg, दिस इज लॉन्ग प्लैंक, फेयर इनफ। इस पर बड़ा एक दूसरा ब्लॉक लग रहा है ऐसे बड़ा बी ब्लॉक, इसका मास बड़ा 1 kg, और इन दोनों के बीच में बड़ा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और उस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बड़ा वैल्यू है 0.4, जो म्यू है बड़ा वो 0.4 है। इस ऊपर वाले ब्लॉक को बड़ा मैंने सामने की तरफ वेलोसिटी दे रखी है, लेट से बेटा 6 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे आपने एक ही एस्पेक्ट में बी को वेलोसिटी दी सामने, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, वही काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर आगे। वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार इसकी स्पीड को बढ़ाएगा और एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार इसकी स्पीड को घटाएगा। ऐसे लगातार इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की बेटा बीच दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जैसे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी बेटा, वैसे फ्रिक्शन लगना बंद। तो बेटा मेरा सवाल ये है, बाकी बेटा इंटरमीडिएट सवाल तो तुम समझ गए होंगे कि है ना, फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, कॉमन वेलोसिटी कब होगी, वो कितनी होगी, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें। बट चलिए मैं एक सीधा सवाल लिखता हूं। टिल ऐसे लिखना बड़ा सीधा, फाइंड work done by kinetic friction on block A, block B, block A plus B। कुल मिलाकर काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा ब्लॉक A पर कितना वर्डन किया, B पर कितना किया और A प्लस B पर कितना किया। देखते हैं बेटा B वाले ब्लॉक को देखो। बेटा B वाले ब्लॉक को अगर देखूं तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है पीछे, जिसकी वैल्यू है म्यू इनटू नॉर्मल। बेटा नॉर्मल की वैल्यू है 10, काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा वैल्यू आ गई है 4, मास है बेटा इसका 1 kg, तो इसका एक्सलरेशन है बेटा पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी बात है। इस ए वाले प्लैंक की अगर बात करूं तो उस पर mg नॉर्मल तो बड़ा सारे वर्टिकल हैं, नीचे वाले सरफेस स्मूथ है, यही काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर आगे लग रहा है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन का आगे लग रहा है, मास इसका 2 kg है, तो ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो आएगा बड़ा वो आएगा सामने की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन लगातार इसकी वेलोसिटी को बड़ा बढ़ाएगा, और ये जो रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसकी वेलोसिटी को लगातार घटाएगा। कभी ना कभी दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी।
जब बेटा दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी उसके बाद कोई रिलेटिव मोशन तो है ही नहीं, ना ही कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन लगना आपका बंद हो जाएगा। तो चलिए पता करते हैं कि फ्रिक्शन लगना कब बंद होगा। फ्रिक्शन लगना कब बंद होगा देखते हैं। तो चलिए बेटा चलते 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 सिचुएशन ऐसी आ गई, किसी टाइम पर ब्लॉक बी की वेलोसिटी घटते घटते और ब्लॉक ए की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बड़ा सेम हो गई। इसकी वेलोसिटी भी वी, इसकी वेलोसिटी भी वी। अब बड़ा फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक लगा है, ठीक है। फ्रिक्शन लगा भी कितना है, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन है पीछे की तरफ 4 न्यूटन, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन है आगे की तरफ 4 न्यूटन। किसी भी टाइम पर ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी हम बड़ा आराम से लिख सकते हैं, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 6 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बड़ा एक्सेलरेशन को नेगेटिव क्यों लिखा, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ। ए की वेलोसिटी कैसे लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इसका 2 है। कभी ना कभी दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, तो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। जैसे बेटा दोनों को बराबर किया, मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई है 1 सेकेंड, और टी को बड़ा अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो मेरे ख्याल से दोनों की ही बड़ा वेलोसिटी आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कभी ना कभी बड़ा दोनों की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी भी बड़ा 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी भी बड़ा 2 मीटर पर सेकेंड। सर मुझे वर्डन निकालने, हाँ बेटा वर्डन निकालने, तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, निकाल लेते बेटा। बी वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट में ही इंटरेस्ट है बेटा। उसके बाद तो बड़ा भले ही ब्लॉक आगे जा रहे हो, फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहां से तक के डिस्प्लेसमेंट में ही इंटरेस्ट है। बड़ा ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है 6 ut प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 4 इंटू बड़ा टाइम का स्क्वायर, दैट इज 6 माइनस 2। आई थिंक बड़ा बी वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। फेयर इनफ। ए वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ इंटू इसका एक्सेलरेशन है बेटा सामने की तरफ 2 इंटू बेटा टाइम का स्क्वायर। आई थिंक बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। तो ऑफ कोर्स इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रेस्पेक्ट में, ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रेस्पेक्ट में मेरे पास आ गया 3 मीटर। ठीक है, सवाल पे आते हैं। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर पूरे रास्ते फ्रिक्शनल फोर्स लगा आगे की तरफ 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन तो बड़ा आपका फोर्स। ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ 1 मीटर इंटू 1 मीटर। फोर्स भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे। आई थिंक इट इज 4 जूल्स। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पर कितना वर्डन है निकालना है बेटा। ब्लॉक बी पर बेटा फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे। फ्रिक्शनल फोर्स है 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बेटा बी वाले ब्लॉक का, बी वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा कितना एंगल है, आप बोलो सर फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे। आई थिंक दैट इज -16 जूल्स। मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन ने नेट कितना वर्क डन किया है ए प्लस बी पर, तो आपको उसे दोनों को जोड़ दो बेटा, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ा तो दैट इज -12 जूल्स। बेटा इस -12 जूल्स को हम एक स्टाइल से और लिख सकते थे, कैसे कि दैट इज माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ए के रेस्पेक्ट में बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, और आंसर मेरे पास आ गया बेटा -12 जूल्स। बड़ा आंसर आ गया -12। तो कैसे भी इस बात को हम सोच सकते थे। अब हमने देखा कि एक ब्लॉक पर बड़ा वर्डन पॉजिटिव है, दूसरे ब्लॉक पर बड़ा वर्डन नेगेटिव है, और तो और पूरे सिस्टम पर आपका नेट वर्डन नेगेटिव है। ये नेट वर्डन कहाँ गया, मैं इसकी एक हल्की फुल्की फील और करा सकता हूँ, मतलब कैसे गायब हुआ इसको मैं हल्का सा एक बात और बता सकता हूँ। हालांकि मैंने आपको बड़ा अभी तक काइनेटिक एनर्जी बताई नहीं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बट फिर भी बेटा आपको हल्का फुल्का बेटा ऐसे छोटी क्लास से पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। ठीक
ठीक है। तो उसका यूज़ करके मैं एक छोटा सा रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमने काइनेटिक एनर्जी बेटा हेडिंग डाली नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि काइनेटिक एनर्जी आपको कम से कम हाफ एम वी स्क्वायर पता है, तो उससे मैं हल्का सा एक रिलेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनना, ए वाले ब्लॉक के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो आप बोलोगे सर हाफ मास है इसका 1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज बड़ा कितना 18 जूल्स। फेयर इनफ। बी वाले ब्लॉक के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? आप बोले सर तो रेस्ट पे था उसके पास, तो मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। बी वाले ब्लॉक के पास तो है 18 जूल और ए वाले ब्लॉक के पास है बेटा 0। बाद में फाइनली व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी वाला ब्लॉक? फाइनली तो आप जवाब दोगे सर फाइनली उसके पास है हाफ मास है 1, बेटा बाद में स्पीड कितनी 2 है क्या? 2 का स्क्वायर, बेटा दैट इज 2 जूल्स। बेटा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए? फाइनली तो आप बोलो सर हाफ मास है बेटा इसका 2 kg इंटू बेटा स्पीड का स्क्वायर, स्पीड कितना 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 जूल्स। अच्छी बात है बेटा। अब मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं बेटा, एक वर्डन मिटा रहा हूं, हालांकि काम आएंगे, लेकिन आपने बेटा लिख रखे होंगे तो आप रिलेट तो कर ही लोगे। सुनना बेटा, बी वाले ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी पहले थी 18 जूल, बाद में है 2 जूल, तो कुल मिलाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी घट गई है। काइनेटिक एनर्जी घटाने की जिम्मेदारी होती है वर्क की, वर्क ही है जो बेटा इस एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी, तो आप बोलो चेंज इज ऑलवेज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। बेटा फाइनल है 2, इनिशियल 18, दैट इज 2 माइनस 18, मेरे पास बेटा ये आ गया -16 जूल। सोचो बेटा, बी वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन का वर्डन भी -16 जूल है और उसका काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी -16 जूल है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसने चेंज की है? पक्की बात है कि फ्रिक्शन के वर्डन ने। हम इसको अलग से बेटा एक लो भी मान के पढ़ेंगे, लेकिन एक बार अपन बेटा सिर्फ वैसे वैसे बता रहा हूँ आपको। सुनना बेटा, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए? तो आप बोलो सर ब्लॉक ए की काइनेटिक एनर्जी चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 4, इनिशियल है 0, दैट इज 4 जूल्स। बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 जूल बढ़ गई है। जरूर इस पर किसी का वर्डन पॉजिटिव है। किसका वर्डन पॉजिटिव है? आप बोलो सर ए पर वर्डन किसका पॉजिटिव है? फ्रिक्शन का। बेटा याद करो, फ्रिक्शन का वर्डन ब्लॉक ए पर तो 4 जूल ही था। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ने एक जने की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है, एक की काइनेटिक एनर्जी घटाई है। और जो काइनेटिक एनर्जी का जो बढ़ना घटना है, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? वर्क की। बाकी किसी का तो वर्डन था नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका वर्डन था बेटा? फ्रिक्शन का। एक बात तो बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं कि नेट की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की इनिशियली कितनी है, तो इसकी 18 है, इसकी 0 है, तो 18 जूल। काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की फाइनल कितनी है? 2 and 6, 2 and 4, 6। मैं आपसे पूछूं कि बेटा पूरे के पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का कितना चेंज हो गया? आप बोल सकते पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो? दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 6 माइनस 18, दैट इज -12 जूल। पूरे सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी का चेंज है -12 जूल। इसका मतलब पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 12 जूल घट गई है। घट गई है तो किस कारण से घटी? तो आप बोलोगे सर पक्की बात है कोई ना कोई डिसिपेटिव फोर्स होगा। बेटा कौन डिसिपेटिव फोर्स है यहाँ पर? आप बोलोगे यहाँ पर तो कौन है? फ्रिक्शन। क्या सचमुच में पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर 12 जूल घटी है तो क्या पूरे सिस्टम पर वर्डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स -12 जूल है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। दिस इज ऑल्सो वर्डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एंटायर सिस्टम। ठीक है ना, मैंने ऐसे रिलेट करने की कोशिश की है। हम आगे जाकर बेटा इसको ऐसे एक थ्योरम का भी नाम दे देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो बढ़ना घटना है उसकी जिम्मेदारी वर्क की है।
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको हल्का फुल्का इस बात से फील करा सकता हूँ कि देख बेटा, जो वर्क डन है वो आखिर गया कहाँ। वर्क डन अगर किसी पर पॉजिटिव है तो वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, किसी पर वर्क डन नेगेटिव है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो एक ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, एक की घटाएगी, लेकिन पूरे सिस्टम की तो घटाएगी। और जो एनर्जी घटेगी बड़ा वो साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में सिस्टम में से बाहर निकल जाएगी। फेयर इनफ। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये रहा बेटा हमारा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए बेटा, आसान सा ही काम था बेटा, कोई बहुत बड़ा ऐसा तगड़ा काम तो नहीं था। हमने बेटा लगभग हमारे काम के जितने फोर्सेस थे बेटा उन सब का वर्क डन देख लिया है। एक दो और बचे हैं बेटा, वो थोड़े से वेरिएबल फोर्स हैं। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं बेटा अभी समझते हैं, सीखते हैं। चलिए, हेडिंग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ऐसा फोर्स बड़ा जो वेरी कर रहा हूं, आप बोलो से चिंता वाली बात ही नहीं है सर। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स तो हमने शुरुआत में देखा था, हमने जो वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस लिखा था वो पहले लिखा था, एफ डॉट एस तो बाद में लिखा है अपन ने। तो बड़ा बिल्कुल मैं भी वही काम करूंगा, मेरे पास कोई नया काम बड़ा एक बार के लिए है नहीं। मैं वेरिएबल फोर्स बिल्कुल शुरुआत में वर्क डन की जो डेफिनेशन दी थी वहीं से उठा के आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो बेटा कोई फोर्स है एक बार के लिए शुरुआत में बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है और बड़ा कहीं नहीं है। उसका वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालो, दैट इज एफ इंटू डी एक्स। मैं ऐसे लिख दूं बड़ा, फोर्स अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ वाले में इंटरेस्ट होगा बेटा हमारा, एक्स एक्सिस के अलोंग। थोड़ा फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग। नेट वर्क डन निकालना हो तो आप बड़े आराम से कह सकते हो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। अगर बेटा मान लीजिए कि आपके पास फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और इनके बीच का बेटा ये कर्व है, ये कर्व, तो यू नो इट वेरी वेल कि बेटा एफ डी एक्स क्या बताता है, एफ डी एक्स बताता है एरिया अंडर द कर्व। बेटा मान लो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है एक्स एफ। बेटा मान लो कि ये है एक्स आई और बेटा मान लो कि ये है एक्स एफ, तो ये वाला जो एरिया होगा यही बेटा हमारा इंटीग्रेशन होगा और यही हमारा वर्क डन होगा, यही हमारा वर्क डन। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल प्रोवाइड अस वर्क डन। बेटा एक छोटी सी बात और, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है बेटा इट इज इक्वल्स टू वर्क डन। ये बड़ा बात सिर्फ और सिर्फ तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक्स के अलोंग हो, अदरवाइज बड़ा वाई वाला जेड वाला वो भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, कर लें, कोई चिंता वाली बात नहीं बेटा, एक बार के लिए इतना ही बोल रहा हूँ। तो अगर बेटा फोर्स अगर वेरिएबल है तो इस तरह से बेटा हमें इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं कैसे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने क्या किया कि बेटा ये कोई टेबल है, ठीक है, और इस टेबल से बेटा एक यूनिफॉर्म चेन ऐसे लटक रही है, एम मास की एन लेंथ की ये एक यूनिफॉर्म चेन है और मैं चाहता हूं कि बेटा इस पूरी की पूरी चेन को मैं ऐसे पुल कर लूं किसी फोर्स एफ से। बेटा फोर्स पता नहीं है, ये बेटा फोर्स वेरिएबल है, बस इतना पता है कि ये वाला जो फोर्स है ना ये इस चेन को स्लोली पुल कर रहा है, मतलब बिना एक्सीलरेट किए धीरे 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 पुल कर रहा है, धीरे धीरे पुल कर रहा है। मेरा सवाल बेटा बहुत ही आसान सा ही, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुल this chain on table slowly। धीरे 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 बेटा इस चेन को ऊपर लाने के लिए बेटा कितना वर्क डन आएगा वो निकालना, निकालते बेटा। बेटा ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं बेटा, बेटा ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। बेटा मान लीजिए कि ऐसे खींचते 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 सिचुएशन ऐसी आ गई कि बेटा आप है ना
इसमें से x जो रस्सी है ना, x लेंथ की जो रस्सी है ना, उसको खींच चुके हो बेटा। x को अगर खींच चुके हो तो अभी कितनी लटक रही है, आप बोलोगे सर l माइनस एक्स। x अपन खींच चुके हैं बेटा, इस एंड को बेटा मैं सामने की तरफ खींच रहा हूं किसी न किसी फोर्स F से। बेटा इतना तो तय है कि ये जो हिस्सा है ना, इसका mg और नॉर्मल तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो लटकने वाला हिस्सा है ना, इसका mg लग रहा है नीचे। काश मैं इसका मास लिख पाऊँ, मेरे बच्चे बोले उसे बहुत आसान है। इसका मास होगा m/l इंटू एल माइनस एक्स, यही होगा ना बेटा। l लेंथ का अगर मास m है तो l माइनस एक्स का कितना होगा, m/l इंटू एल माइनस एक्स। इसका mg लग रहा होगा नीचे। ऑफ कोर्स ये इस चेन को यूं स्लिप करना चाहेगा, मुझे बेटा इधर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। ये वाला जो फोर्स है इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा बेटा, तभी तो इस चेन पर नेट फोर्स जीरो रहेगा और आप नेग्लिजिबल कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको खींच सकते हो, नेग्लिजिबल कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच सकते हो। तो इस फोर्स की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास बड़े आराम से आ गई है, m/l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, एंड वी नो दैट कि दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। अगर बेटा एक कांस्टेंट होता तो हम F डॉट एस करते, अब बेटा ऑफ कोर्स F डॉट डी एस। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं कि क्या वर्तन आएगा। आप बोलोगे कि सर x तो आ चुका है, हम इस चेन के इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को सामने की तरफ थोड़ा सा खींच लेते हैं। लेट्स से बेटा दैट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज dx। लेट्स से बेटा दैट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज dx। तो बताओ बेटा, सारे काम दाम छोड़ के सिर्फ इतना बताओ कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का वर्डन क्या होगा। आप बोलोगे सर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, वर्डन भी छोटा सा। फोर्स बेटा, फोर्स की वैल्यू है m और 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू जी। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, कॉस ऑफ जीरो। दिस इज द वर्डन। सर मुझे तो पूरा वर्डन निकालना है, तो एक काम करो बेटा, ऐसे छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट का वर्डन निकालता रहे और उन सारे वर्डन को जोड़ दे। जोड़ना मतलब समेशन, समेशन मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर दो बेटा पूरा का पूरा वर्डन निकालने के लिए। कर देंगे बेटा। x की वैल्यू को कहां से कहां तक वेरी करूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल शुरुआत में तो ये वाला पॉइंट यहां था तो x तो जीरो था। पूरी चेन को खींचने के लिए इस पॉइंट को खींचते 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 मुझे L डिस्टेंस आगे लाना पड़ेगा, तो x को मुझे वेरी करना पड़ेगा 0 से लेके L तक। बढ़िया है बेटा। जो जो कांस्टेंट है बेटा बाहर निकाल लें, m बाहर g बाहर। इंटीग्रेशन है 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। बेटा कॉस 0 तो 1 ही हो गया। इंटीग्रेशन बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से L। बेटा ऊपर कर दो इंटीग्रेशन, वर्क डन आ गया। बेटा बोलना m g तो बेटा बाहर आ गया। 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा x, x डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से L। मेरे पास ये आ गया एम जी एल माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2L। बेटा 0 रखो तो दोनों 0 आ जाएंगे। बेटा मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज एम जी एल बाई 2। तो हमारे एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है बेटा उसकी वैल्यू आ गई m इंटू जी इंटू एल अपॉन 2। ये बेटा वर्क डन आ गया। वर्क डन तो बेटा ऑब्वियस बात है कि बेटा इतना आसान है कि ना हम इसको, ठीक है, और भी आसान तरीक़ों से, मतलब एक बार अपने कर लेना तो इसको तुम और भी आसान तरीके से आगे सोचने के तरीके और निकाल लेंगे। लेकिन हमारा एम आंसर निकालना कहाँ था बेटा, हमारा एम तो इस तरह से देखना था कि फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो कैसे कैसे हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक और बेटा छोटा सा बिल्कुल ऐसा सा एक केस और है, उसे भी देख लेते हैं। सुनना बेटा, मैंने क्या किया कि इस तरह का अरेंजमेंट लिया जिसमें बेटा आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बेटा कोई चेन, यूनिफॉर्म चेन है बेटा, ऐसे पड़ी है। m मास की, l लेंथ की, बेटा ये एक यूनिफॉर्म चेन। इधर बेटा सरफेस रफ है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इस डॉटेड लाइन के इधर जो सरफेस है बेटा वो स्मूथ है।
इसके इधर जो सरफेस है बड़ा ये आपकी स्मूथ है, डॉटेड लाइन के इधर रफ है, इधर स्मूथ है, और मैंने बेटा इस पार्टिकल को सामने की तरफ किसी वेरिएबल फोर्स F से खींचा। बेटा इस फोर्स की वैल्यू पता नहीं है, आपको सोचनी पड़ेगी। ये फोर्स वेरिएबल है, बस इतना है कि बेटा ये जो फोर्स है ना, ये इस चेन को स्लोली पुल कर रहा है। अब स्लोली पुल कर रहे हैं, इस बात का क्या बेसिक अर्थ है वो लोग आप जानते हो बेटा, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा इतना इशू है नहीं। मेरा सवाल बेटा ये, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुल दिस चेन स्लोली ऑन स्मूथ सरफेस। ऑन स्मूथ साइड लिख दो बेटा, पूरी की पूरी चेन को स्मूथ वाले साइड पर धीरे धीरे लाने में आपको कितना वर्डन करना पड़ेगा, इतना सा काम बेटा। तो चलिए बेटा मान लेते हैं कि खींचते खींचते बेटा हम ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए कि बेटा चेन का कुछ हिस्सा स्मूथ पे आ गया और कुछ हिस्सा बेटा रफ पे आ गया। मान लीजिए कि बेटा आप एक्स हिस्सा जो है ना वो तो यहां ले आए, और जो L माइनस एक्स है बेटा वो यहां है, वो L माइनस एक्स है। mg नॉर्मल अपनी जगह है बेटा। ये जो हिस्सा है ये तो बेटा स्मूथ पे है, इस पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये इतना हिस्सा बेटा रफ पे है और इसके कारण बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे। दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल किसके बराबर? mg के बराबर। mg किसका? पूरे का या सिर्फ इतने का? आप बोले सर इतने ही पार्ट पर फ्रिक्शन लग रही है तो इतने का mg, इतने का नॉर्मल, सिर्फ वही नॉर्मल लिख दो। इतने से हिस्से का नॉर्मल मेरे बच्चे बड़े आराम से बोलेंगे सर mg, ले बेटा इतने हिस्से का मास है कितना? m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी। इतना फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, जितना फ्रिक्शनल फोर्स पीछे बेटा तेरे इस एक्सटर्नल एजेंट को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा आगे। ये वाला फोर्स बेटा जस्ट इसके बराबर होगा, तब जाके आप बोल पाओगे कि नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो आप नेग्लिजिबल फोर्स के साथ इसको बड़े आराम से खींच सकते हो। तो बड़ा मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इतना। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुल दिस चेन स्लोली। बेटा स्लोली मींस अनएक्सेलरेटेड बेटा खींचना है, और अगर अनएक्सेलरेटेड खींचना है तो आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बराबर करना पड़ेगा। तुम्हारे बेटा इस F की वैल्यू आ गई कि एक्सटर्नल फोर्स तो इतना ही आ गया। बेटा फोर्स कांस्टेंट आया है, वेरिएबल आया है? हाँ बोला सर ऑफ कोर्स x वेरी कर रहा है तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स वेरी करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स वेरी करेगा तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स भी तो वेरी करेगा। तो F डॉट डी एस ये बेटा F डॉट एस, आप बोले सर F डॉट डी एस, सर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ, लेट्स से बेटा दैट डिस्प्लेसमेंट इज dx। आपका एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी बेटा बाहर की तरफ, इनटू कॉस ऑफ बेटा दोनों के बीच में एंगल, बेटा एंगल आएगा जीरो। F की बेटा वैल्यू है म्यू mg 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। सर मुझे तो पूरा का पूरा वर्डन चाहिए बेटा, पूरा चाहिए तो छोटे छोटे वर्डन निकालता और उनको जोड़ता रहे। बेटा जोड़ने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट। बेटा x की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक वेरी कराओगे बेटा काम बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर शुरुआत में तो ये वाला पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट चलते 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 कितना आगे जाए कि सारे के सारे चेन स्मूथ पे आ जाए। तो आप बोलोगे सर ये L आगे चला जाएगा तो काम बन जाएगा। तो x को बेटा वेरी करा दो 0 से लेके L तक। आसान सा इंटीग्रेशन है बेटा। वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू बाहर, m बाहर, g बाहर, 1 dx का इंटीग्रेशन आएगा x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2 l। तो बेटा नीचे है कहाँ से कहाँ तक? 0 से l। बेटा मेरे पास आंसर आ गया है म्यू mg l बाई 2। तो हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका वर्डन बेटा इस तरह से हम निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू mg l बाई 2। ये बेटा हमारे एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है। चलिए बेटा नेक्स्ट ये तो बेटा हम ऐसे ही है ना बाय डेफिनेशन देख रहे थे कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, लेकिन एक वेरिएबल फोर्स ऐसा है जिसका वर्क डन हमें आना ही आना चाहिए, और वो बेटा आप समझ ही गए होंगे
कौन सा बचा है? स्प्रिंग फोर्स। भाई हमने जितने फोर्स पढ़े हैं उनमें जो स्टैंडर्ड फोर्सेस पढ़े हैं उनमें बेटा जी कौन सा फोर्स ऐसा था जो वेरिएबल था? तो आप बोल सकते स्प्रिंग फोर्स था। तो चलिए बेटा स्प्रिंग फोर्स का वर्डन निकालते हैं और वो बेटा हमारे वेरिएबल फोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और जो भी आंसर आएगा अपन उसको याद भी रखेंगे। हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बेटा ये सब हेडिंग है, एक्चुअल हेडिंग तो बेटा अपनी वही है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बड़ा अभी तक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में एक पॉइंट और बचा है, तो मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं बेटा, ठीक। चलिए सुनिए बेटा, ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई फिक्स्ड वॉल है, बेटा दीवार है, फिक्स है, और ये बेटा आपके पास कोई स्प्रिंग है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये शुरुआत में बेटा नेचुरल लेंथ पे। मान लीजिए बेटा मैंने इस पॉइंट को बेटा कभी ऐसे बाहर की तरफ खींचा, मैं अपने हाथ से बेटा बाहर की तरफ खींच सकता हूं, या कोई ब्लॉक बांध दिया, बड़ा वो ब्लॉक आगे चला गया, जैसे भी, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। मान लीजिए कि थोड़े टाइम बाद ये वाला जो पॉइंट है ये बाहर की तरफ चला गया, एंड लेट्स से बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया x। जैसे बेटा x हो गया, स्प्रिंग जो है उसमें बड़ा खिंचाव आ गया, तो स्प्रिंग जो होगी वो पुल करेगी। अगर आपका हाथ बड़ा बाहर खींच रहा है तो आपके हाथ को अंदर खींचेगी और स्प्रिंग फोर्स आएगा अंदर की तरफ kx, और साथ ही साथ इस दीवार को भी खींचेगी अंदर की तरफ, बड़ा स्प्रिंग का फोर्स आएगा kx। मान लीजिए थोड़े टाइम बाद बड़ा क्या हुआ कि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ हो गया थोड़ा सा, लेट्स से dx। तो स्प्रिंग ने इस पॉइंट पर जो कुछ लगा हुआ है, आपका हाथ लगा हुआ है तो उस पर आपके हाथ पे वर्डन किया है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बेटा? क्योंकि स्प्रिंग ने फोर्स लगाया आगे, फिर स्प्रिंग ने फोर्स लगाया पीछे, आपके हाथ का डिस्प्लेसमेंट है आगे। यहां कोई ब्लॉक अगर लग रखा है तो ब्लॉक पर भी बड़ा कहानी यही है कि स्प्रिंग ने फोर्स लगाया अंदर, बड़ा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है बाहर, तो वर्डन बड़ा स्प्रिंग फोर्स का तो नेगेटिव है। स्प्रिंग फोर्स का वॉल पर किसी प्रकार का वर्डन नहीं है। सर वॉल पर वर्डन क्यों नहीं है? बेटा वॉल पर फोर्स तो लगा है, लेकिन वॉल का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वॉल पर वर्डन नहीं है। लेकिन यहां पर जो कोई चीज स्प्रिंग से बड़ा बांध रखी है उस पर वर्डन जरूर है, और उस पर जो स्प्रिंग का छोटा सा वर्डन है उसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं। फोर्स है kx, डिस्प्लेसमेंट है dx, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 180, कॉस 180 इज -1। अगर मुझे स्प्रिंग का वर्डन निकालना है तो बेटा ऐसे छोटे छोटे स्प्रिंग के वर्डन निकाल लीजिए और उनको ऐड कर लीजिए, माइनस बाहर kx dx ऐसे। x को कहां से कहां तक वेरी कराएं? बेटा जहां से जहां आप ले जा रहे हो। मान लो कल को कोई किसी ने बोल दिया कि मैं नेचुरल लेंथ से x के एक्सटेंशन तक जा रहा हूं। बेटा नेचुरल लेंथ से अगर x के एक्सटेंशन तक जा रहे हो तो 0 से x तक इंटीग्रेट कर दो। सर मैं x1 के एक्सटेंशन से x2 के एक्सटेंशन तक जा रहा हूं, थोड़ा x1 से x2 इंटीग्रेट कर दो। सर मैं एक्सटेंशन x से 0 पे आ रहा हूं तो x से 0 इंटीग्रेट कर दो। जो लिमिट हो बेटा वो कर दो। लेकिन मुझे फिर बेटा कोई ना कोई फॉर्मूला याद करना है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं पहले शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे था तो 0 और बाद में x। मैं आपको पहले बोल चुका बेटा जहां से जहां जाओ वहां से वहां लिमिट लगा दो। अब बेटा मैं कितनी बार लिमिट लगाता रहूंगा, तो मैंने नेचुरल लेंथ से x के एक्सटेंशन तक का आंसर निकाल रहा हूं और वहां तक का आंसर आएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस बेटा k बाहर x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 से x, बट दैट कम्स आउट टू बी -12 k x स्क्वायर। स्प्रिंग का जो वर्क डन आएगा बड़ा आएगा -12 k x स्क्वायर। नेगेटिव तो आने था पूरे रास्ते, बड़ा स्प्रिंग ने फोर्स लगाया इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नेगेटिव। अगर यही तुम अगर x से नेचुरल लेंथ पे आते तो फोर्स भी स्प्रिंग फोर्स का अंदर होता और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर होता, तब बेटा आपका वर्डन आता +12 k x स्क्वायर। क्या सर उसका फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत है क्या? नहीं बेटा, सिर्फ लिमिट चेंज कर दो। मैंने 0 से x लगाया
आप एक्सटेंशन से अगर नेचुरल लेंथ आओगे तो आप x से 0 लिमिट लगा दो, आपका आंसर वापस आ जाएगा। बट फिर भी बेटा आप फॉर्मूला भी अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं एक बात और बोलूँगा, तो आप x इक्वल्स टू 0 से x के एक्सटेंशन तक गए तो स्प्रिंग का वर्डन बेटा ये आया। x के एक्सटेंशन से नेचुरल लेंथ आता तो वर्डन होता +12 kx²। कोई बच्चा कह दे कि सर अगर मैं कंप्रेस कर रहा होता तो क्या होता? बेटा अगर आप कंप्रेस कर रहे होते तब भी यही कहानी होती, तब भी बेटा आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो बाहर की तरफ पुश कर रहा होता, और हम कंप्रेस कर रहे होते तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता। बेटा स्प्रिंग फोर्स लगाता बाहर की तरफ, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता अंदर की तरफ, हमारा बेटा वर्डन फिर से क्या आता? नेगेटिव। तो चाहे आप नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन पे जाओ, चाहे नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन पे जाओ, दोनों ही केस में आपका वर्डन बेटा नेगेटिव आएगा। चाहे आप एक्सटेंशन से नेचुरल लेंथ पे आओ, चाहे कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ पे आओ, स्प्रिंग का वर्डन बेटा पॉजिटिव आएगा। तो बेटा ये वाला जो आंसर है ये x इक्वल्स टू 0 से x के कंप्रेशन के लिए भी बेटा यही आंसर है, यही आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूला ही याद करना है तो बेटा याद कर सकते हो इस तरह से। बाकी अगर लॉजिक से अगर तुम बेटा बात चलाना चाहो तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि वर्डन बाय स्प्रिंग अगर लिखनी हो तो सिर्फ इतना सा याद करो कि वर्डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू -kx dx, शुरुआत वाला x, ये फाइनल वाला x, ये हमारा हमेशा आंसर आएगा इससे। हालांकि इसको याद करने के बाद हम और भी आगे जाकर अलग रास्ते भी निकाल लेंगे, बट एक बार फिलहाल के लिए आप कह सकते हो कि वर्डन बाय स्प्रिंग इज बेसिकली क्या बेटा, -kx dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, इतना सा बड़ा हमारा काम। ठीक है बेटा, मैं इस फाइनल रिजल्ट को बेटा लिख रहा हूं, मैं बेटा इस फाइनल रिजल्ट को लिख रहा हूं कि बेटा मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स में क्या फाइनल बात याद कराई है वो लिख रहा हूं। और वो बात दरअसल ऐसी है कि अगर आप x इक्वल्स टू 0 से x के एक्सटेंशन तक जाओगे, या फिर बेटा x इक्वल्स टू 0 से x के कंप्रेशन तक जाओगे, तो दोनों ही केस में स्प्रिंग का जो वर्डन आएगा वो बेटा -12 kx² आएगा। अगर आप x के एक्सटेंशन से नेचुरल लेंथ पे आओगे, या फिर x के कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ पे आओगे, तो फोर्स भी उस तरफ बड़ा, डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ, वर्डन बड़ा आपका पॉजिटिव आएगा, और ऐसे केस में आपके स्प्रिंग का जो वर्डन आएगा वो बड़ा +12 kx² आएगा। ठीक है ना? तो ये दो बेसिक फॉर्मूला जो याद करो, इससे बड़ा हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा। ठीक है ना? मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ बेटा आपसे। हमारे पास बड़ा अरेंजमेंट ऐसा है कि ये स्प्रिंग बेटा, ये स्प्रिंग, ये बेटा इसकी नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ। हमने क्या किया कि बेटा इस स्प्रिंग के पास शुरुआत में इस तरह का एक्सटेंशन था A, और हमने इसका एक्सटेंशन बढ़ाकर B कर दिया। पहले स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना था बेटा? A था, ये बेटा A है, फिर बेटा एक्सटेंशन बढ़ा के B कर दिया। तो फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग to increase extension from A to B। बेटा A से B तक कितना होगा? इतना तो तय है कि बेटा A छोटा है B बड़ा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग बेटा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि A से B अगर जाओगे तो बेटा पूरे रास्ते स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, और जो आपका ब्लॉक या आपका हाथ बेटा यहाँ पर बंधा हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा बाहर की तरफ, वर्क डन तो नेगेटिव आएगा। बिल्कुल अगर बेसिक से करें तो मैं ये कहूंगा कि बेटा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज -kx dx, और x की बेटा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करानी है? A से B तक। तो बेटा मेरे पास आ गया दैट इज -k, तो बेटा बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, x²। बेटा x को कहां से कहां तक वेरी कराना है? A से लेके B तक। बेटा हमारे पास आंसर आ गया दैट इज ½ ka² -½ kb²।
बेटा हमारा आंसर ये आ गया। आंसर बेटा नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लो, ए छोटा है बी बड़ा है, तो कुल मिलाकर बड़ा स्प्रिंग का वर्डन तो नेगेटिव आ रहा है, बड़ा हमारा आंसर ही है। इस बात को एक तरीके से और सोच सकते हैं, कैसे? नेचुरल लेंथ से बी का एक्सटेंशन करने में वर्क डन मैंने याद कर रखा है -12kx²। ऐसे याद कर रखा बेटा, नेचुरल लेंथ से ए का एक्सटेंशन करने में वर्क डन आएगा -12ka²। यहां से अंत तक का वर्क डन याद है, यहां से अंत तक का वर्क डन याद है, यहां से अंत तक का वर्क डन निकालना है, तो दिस माइनस दिस, तो यहां से अंत तक का बड़ा वर्क डन आ जाएगा दिस माइनस दिस, बड़ा माइनस किया तो मेरे पास आ गया ½ ka² -12kb²। ये बेटा, वैसे बेटा हमने बढ़िया से सारा काम किया है, बट मैं यहां पर आखिर में एक याद करने का तरीका और बता रहा हूं। इसके पीछे का लॉजिक बेटा बाद में कभी ना कभी बेटा बाद में आएगा, लेकिन बेटा ठीक है, तो वर्क डन लिखे तो सारा लिख देना। वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर लिखना हो तो बेटा आप बड़े आराम से कह सकते हो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा मैंने पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिफाइन नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा मुझे बताना बाद में चाहिए, लेकिन बेटा ठीक है अभी बता देता हूँ तो सारा काम एक बार में निपट जाए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग वाले केस में ये होगा ½ जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन है उसका स्क्वायर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इनिशियल एक्सटेंशन या कंप्रेशन का स्क्वायर, चाहे एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, माइनस ½ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा फॉर्मूला होता है ½ जो भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिखने के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी ½ जो भी फाइनल में आपके पास एक्सटेंशन या कंप्रेशन है उसका स्क्वायर। तो दैट इज ½ x इनिशियल का स्क्वायर माइनस ½ x फाइनल का स्क्वायर। बट ऐसे आप वर्क डन बाय स्प्रिंग लिख सकते हो। मुझे ये वाला तरीका बड़ा ठीक ठाक पसंद है, इंटीग्रेशन वगैरह करना और यहाँ से यहाँ माइनस करना वगैरह वगैरह, सारे के सारे बेटा इस मजदूरी से हम लोग बच सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, चलेगा, आगे चलते हैं बेटा। ये रहा बेटा हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये रहा बेटा हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग। आगे चलो बच्चा, नेक्स्ट इज बेटा वर्क डन बाय स्प्रिंग तो हो गया, इसी बात को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसा कहा कि बेटा मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए ना, क्या कहते हैं बेटा उसको यार, मैं तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है उसी को एक बार देख रहा था। अब अगर मान लो बेटा फोर्स एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हो, डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हो, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा? वैसे निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे तो बेटा सुनिएगा, अगर फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग ना हो बेटा, फोर्स जो है वो एक्स वाई जेड हर डायरेक्शन में हो, तो वर्क डन विल बी बेटा, फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ठीक है बेटा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल बेटा फोर्स जो भी होगा वो आपको इस तरह से दे रखा होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस मेरे प्यारे बच्चों एफ जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट विद छोटा सा चिन्ना सा डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा चिन्ना सा डिस्प्लेसमेंट मतलब बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट प्लस बेटा जेड एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। फेयर इनफ बेटा, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ इंटीग्रेशन विल बी बेटा समथिंग लाइक दिस, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। चाहो तो बेटा अलग अलग भी कर सकते हो, इसको आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। यहां पर बेटा x का इनिशियल कोऑर्डिनेट, यहां पर x का फाइनल कोऑर्डिनेट, यहां पर y का इनिशियल कोऑर्डिनेट बेटा, यहां पर y का फाइनल कोऑर्डिनेट, यहां पर z का इनिशियल कोऑर्डिनेट बेटा, यहां पर z का फाइनल कोऑर्डिनेट। दिस इज द टोटल वर्क। ठीक है बेटा, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा हूं इंटीग्रेट कीजिए बेटा, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली कोई बात ही नहीं। एक बात है बेटा, ये क्या है हम जानते हैं, ये है फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस
और x कोऑर्डिनेट के बीच अगर कोई कर्व है, और बेटा अगर ये मेरा x इनिशियल है और बेटा अगर ये मेरा x फाइनल है, तो ये है बेटा बेसिकली ये एरिया। इसी तरह से ये इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेटा अगर इस तरफ तेरे पास fy है और इस तरफ ये y है और कोई बेटा कर्व है ऐसे, ये है तेरा y इनिशियल, बेटा ये तेरा है y फाइनल, तो ये वाला जो एरिया है ये इसका वर्ग। इसी तरह से बेटा ये वाला इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कह सकते हो कि अगर y एक्सिस में fz है और बेटा इस तरफ z है, तो और मान लीजिए बेटा कर्व ऐसे है, ये आपका z इनिशियल है और अगर ये z फाइनल है, तो इंटीग्रेशन बोलना या फिर बेटा ये वाला एरिया बोलना ये एक ही बात है, ये बेटा एक ही बात है। तो इस तरह से बेटा बड़े आराम से अपन वर्डन वगैरह निकाल सकते हैं एरिया वगैरह का हेल्प भी करके। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा सवाल को लेकर कि अगर मान लो कि सवाल के हिसाब से अगर काम करना हो तो कैसे करेंगे। तो सुनिए बेटा, जैसे एक छोटा सा सवाल, बेटा सवाल आपको गिवन है, फाइंड वर्क डन by force 2x I cap minus 3y square j cap plus 4z cube k cap to displace a particle from 1, 2, 3 to 2, 3, 4। पहले चेक करो बेटा कि ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। आप बोलोगे सर ये वाला फोर्स तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, और अगर ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट चेंज होंगे वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होगा, और अगर फोर्स चेंज होगा तो ऑफकोर्स फॉर्मूला F डॉट एस तो काम नहीं देगा। कौन सा काम देगा? F डॉट डी एस। तो चलिए बेटा छोटा सा वर्क डन लिखने के लिए बेटा दैट इज F डॉट डी एस। बेटा फोर्स हम लिख सकते हैं 2x I कैप माइनस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 4z क्यूब k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद ds। ds मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा इस बार तो डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, z के अलोंग भी है, तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उसको मेरे प्यारे बच्चे लिख सकते हैं dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। बेटा जरा डॉट प्रोडक्ट करना, I कैप का I कैप, j कैप का j कैप और k कैप का k कैप के साथ। आप बोलो से छोटा सा चिन्ना सा वर्डन आ गया 2x dx माइनस 3y स्क्वायर dy प्लस 4 टाइम्स z क्यूब dz। सर मुझे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्डन नहीं चाहिए, मुझे तो सर पूरे इस यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्डन चाहिए। तो मैं ये कहूँगा बेटा छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में वर्डन निकालता रहे और उन सबको जोड़ ले। जोड़ना मतलब बेटा क्या? इंटीग्रेशन। ये x बेटा बोलना x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 1 से 2। z बेटा y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 2 से 3। बेटा z की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 3 से 4। 2x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा? 1 से 2 माइनस बेटा 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा क्या आएगा? y क्यूब, बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2 से 3 प्लस 4z क्यूब, बेटा z रेज टू पावर 4, बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 3 से 4। बेटा लिमिट रखना, x को 2 रखा, 2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस 1 माइनस बेटा y को बेटा 3 रखना, 3 रेज टू पावर 3 कितना हो गया? 27 माइनस बेटा 2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया? 8 प्लस 4 रेज टू पावर बेटा 4, बेटा 4 रेज टू पावर 4 इज आई थिंक 256
माइनस 3^4 बेटा 3^4 बेटा इज 81. 4 minus 1 is बेटा 3 minus 27 minus 8 is बेटा I think 19 plus बेटा 256 minus बेटा that is बेटा 20 minus 8 is बेटा 175. ठीक है बेटा, बड़ा ऐड करना इन सब को, दैट इज 19 minus 3 इज बड़ा कितना 16 बड़ा 175 minus 16. ठीक है बेटा, कितना बड़ा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, शायद बेटा 159 जूल्स आ गया बेटा 159 जूल्स, ये बड़ा आंसर आ गया. तो बड़ा कभी भी अगर इस तरह का वेरिएबल फोर्स हो तो आप बड़ा इस तरह से इंटीग्रेट करके बड़ा बड़े आराम से आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं. ठीक है बेटा, चलेगा, आगे चलते हैं. नेक्स्ट एक बड़ा छोटा सा पॉइंट और, एक बड़ा मेरा छोटा सा पॉइंट और. बड़ा एक छोटा सा पॉइंट और, ये बड़ा काम आ सकता है खास तौर से किसी टफ सवाल के अंदर, बड़ा एक पॉइंट काम आ सकता है यार, है ना. तो सुनिएगा बड़ा क्या पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं. हेडिंग लिखिए बेटा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन if direction is changing. आप भी सोच रहे होंगे कि यार सर ना हेडिंग दोबारा डाल रहे हैं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन. तो सर ने बहुत ही तगड़ी सी हेडिंग डाल के पूरी कहानी बता दी अपन लोगों को कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो उसका वर्क डन एक ब्लॉक पर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पूरे सिस्टम पर हमेशा नेगेटिव होगा. सवाल तक करके देख लिए. अब वापस से वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हेडिंग कैसे डाल रहे हैं? वो इसलिए कि बेटा अब मैंने हेडिंग डाली है कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज करे तो क्या होगा. अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो बड़ा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन तो चेंज हो गया, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन अगर चेंज हो गया तो बड़ा फिर अपन उसको कांस्टेंट वाले तरीके से F.S से नहीं कर सकते बड़ा, फिर तो हमें उसे F.DS से करना पड़ेगा. कैसे समझाता हूँ बेटा. बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये बड़ा कोई हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है और इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं बेटा, टॉप व्यू देख रहा हूं मैं इसका. टॉप व्यू देख रहा हूं बेटा, दिस इज हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस और जिसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा मेरे पास म्यू के. ठीक है, यहां बेटा मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है. आप बड़ा बढ़िया से इस बात को जानते हैं कि अगर m मास का ब्लॉक है तो mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ. अगर मैं इसे मूव कराऊंगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कुछ ना कुछ. मैंने बड़ा कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लगाकर इस ब्लॉक को बड़ा यूं चलाते 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 यहां ले आए. आई होप बेटा सिचुएशन समझ आ गया आपको. हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, m मास का ब्लॉक पड़ा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बड़ा फोर्स लगाते 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 बड़ा उसको मूव करा रहा हूँ ऐसे रफ सरफेस पर. रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा म्यू के. अब जरा गौर करना बेटा, ये m मास का ब्लॉक मान लो बड़ा कभी चलते चलते यहाँ पहुँचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो है इस तरफ और काइनेटिक फ्रिक्शन है पीछे की तरफ, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम जानते हैं कि म्यू के mg है ऐसे. यही बड़ा पार्टिकल चलते चलते जब यहाँ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, लेकिन ऑफ कोर्स बड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन है इस तरफ, दैट इज म्यू के mg. यही पार्टिकल बड़ा चलते चलते बड़ा मान लो कि यहाँ कहीं है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ ds और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ. उस फ्रिक्शनल फोर्स की बेटा वैल्यू हम जानते हैं बेटा कितनी है म्यू के mg.
यही पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चलते 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 बेटा मान लो यहाँ कहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट है मेरे प्यारे बच्चों इस तरफ और काइनेटिक फ्रिक्शन है पीछे की तरफ, जिसकी वैल्यू है बेटा मेरे पास माइनस म्यू के एम जी। यही बेटा पार्टिकल चलते चलते बेटा यहाँ पर आया, तो डिस्प्लेसमेंट है बेटा इस तरफ टेंजेंशियल डी एस, बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे की तरफ म्यू के एम जी। और यूँ चलाते 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 बेटा मैं यहाँ ले आया, मुझे वर्क डन निकालना है, अभी निकालते हैं। वर्क डन हम जानते हैं कि बेटा कितना आएगा, वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन हम जानते हैं बेटा। बेसिक डेफिनेशन क्या है, एफ डॉट डी एस। हम अक्सर बेटा एफ वेक्टर को बाहर निकाल लिया करते थे और हम कहा करते थे कि नेट वर्क डन विल बी, एफ वेक्टर बाहर निकाल लिया एफ डॉट एस बोल दिया करते थे। क्या बेटा अब एफ डॉट एस बोल सकते हैं? मेरे बच्चे बोलेंगे ना सर बिल्कुल नहीं, आप फ्रिक्शन को बाहर निकाल ही नहीं सकते सर, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो तो वेरिएबल है। बेटा वेरिएबल कैसे है, हर जगह तो म्यू के एम जी लग रहा है। आप बोलोगे सर एफ वेक्टर बाहर निकालने से मना कर रहे हैं हम, एफ वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है। एफ का अगर मैग्नीट्यूड होता तो हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते, वो कांस्टेंट है। लेकिन सर एफ वेक्टर तो सर डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है, तो सर एफ वेक्टर तो बाहर निकालने नहीं देंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं बेटा इसको लिख रहा हूं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स बेटा एफ के का डॉट प्रोडक्ट विद डी एस। मैं बेटा साइड में लिख भी दूं कि हमारा जो एफ के वेक्टर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकाल रहा। यूनिफॉर्म होता तो सड़क से बेटा बाहर निकाल लेते, कोई बात नहीं बेटा। बट स्टिल एक चीज चेक करो कि काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हर जगह एंगल 180 है। भाई वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिक डेफिनेशन ही है कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे। काइनेटिक फ्रिक्शन हर इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट करना आसान है। हर जगह फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल तो 180 है, तो आप कह सकते हो कि इट कैन रिटन एज बेटा माइनस एफ के इंटू डी एस। देखो अब यहाँ एफ के वेक्टर था, बाहर निकालने में हमें बड़ा बड़ी दिक्कत थी। अब बेटा सिर्फ एफ के बचा है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बचा है, बेटा बाहर निकाल ले। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल लो, एफ के वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन एफ के तो यूनिफॉर्म है। एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म है, तो आप कह सकते हो हाँ सर बिल्कुल ये यूनिफॉर्म है। सर बाहर निकाल लेते हैं इसको, बेटा निकाल लें। माइनस एफ के बाहर आ गया और अंदर आ गया इंटीग्रेशन डीएस। अगर इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर होता तो मैं कहता कि डीएस वेक्टर डीएस वेक्टर डीएस वेक्टर डीएस वेक्टर डीएस वेक्टर, बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स, उनको ऐड करो। ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले वाले वेक्टर के टेल से आखिरी वाले वेक्टर का हेड। लेकिन आप बोलोगे सर अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हमें इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएस करना है। इंटीग्रेशन डीएस का अर्थ क्या है, डीएस मतलब ये लेंथ, फिर अगली डीएस ये लेंथ, फिर अगली लेंथ ये डीएस, फिर अगली लेंथ ये डीएस, फिर ये डीएस 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 वेक्टर ऐड नहीं करना है, डीएस सिर्फ डीएस इंटीग्रेट करना है। मतलब ये लेंथ 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 ये लेंथ, ये सारी की सारी लेंथ हम लोगों को ऐड करनी है। अरे बेटा अगर सारी की सारी लेंथ अगर ऐड करनी है तो सीधे लिख दूं एल, एस वेक्टर नहीं एल। एल मतलब इस पाथ की लंबाई, लेंथ ऑफ द पाथ, जो हमारा पाथ है बेटा उसकी लंबाई लिख दो। तो अगर इस तरह से बेटा कभी काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन चेंज कर रहा हो तो बेटा ऐसे केस में आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्डन आएगा वो आएगा माइनस एफ के इंटू लेंथ। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर मैं किसी ब्लॉक को बड़ा यूं चलाते 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 यहां ले आया तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन होगा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंटू बेटा जो भी पाथ है बेटा उसकी लंबाई। ठीक है बेटा। सर आपने तो कहा था कि सर डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करता है वर्डन। मैंने डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करता है ये तब कहा था जब हेडिंग लिखी थी अपन लोगों ने कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्सेस। इज दिस काइनेटिक फोर्स कांस्टेंट, यू वुड से कि सर नो बिल्कुल नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। एंड मैं फिर से बोलूंगा बेटा एल इज लेंथ ऑफ द पाथ। बड़ा बढ़िया पॉइंट है, बड़ा इट इज लेंथ ऑफ द पाथ। अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन के नेगेटिव आने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है?
कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर नेगेटिव क्यों आया, बेटा आना भी चाहिए। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन नेगेटिव आने बेटा वैसे इशू नहीं है। नीचे वाला जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो तो फिक्स है, तो उस पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन 0 हो गया। इस पर बड़ा नेगेटिव आना भी चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि नेट वर्डन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो बड़ा नेगेटिव में कोई इशू है नहीं यार। आई रियली होप यू गेट द पॉइंट। थोड़ा कभी अगर इस तरह का जुगाड़ हो थोड़ा लगा देना। लेकिन फिर से बोलूंगा कि बेटा ये सिर्फ तब लगाना है जब काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन वेरी कर रही हो। और ना मैग्नीट्यूड वेरी कर रही हो ना डायरेक्शन वेरी कर रहा हो बेटा, तो तुम पहले से देख ही चुके हैं, वो तो और आसान था बेटा। ये सिर्फ तब है जब मैग्नीट्यूड फिक्स हो, डायरेक्शन वेरी कर रही हो, ठीक है। बेसिक से करोगे तो सारी बातें याद ही रह जाएंगी, कहाँ दिक्कत है तुम लोगों को। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा सवाल बेटा, एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल सुनना बेटा। हमारे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, ऐसे दिस इज रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा म्यू के है। इस पर बेटा कोई हमने एक एम मास का ब्लॉक लगा रखा है और इस एम मास के ब्लॉक को बेटा यूं चलाते 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 यहां ले आया हूं और मैंने इसको आर रेडियस पे घुमाया है। एम मास के ब्लॉक को बेटा अगर मैं इस तरह से अगर चलाऊंगा तो ऑफ कोर्स एम मास का ब्लॉक यूं जाएगा तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगी। रफ सरफेस से बेटा एम मास का ब्लॉक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की बेटा वैल्यू होगी म्यू के इंटू एम जी। वही काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगी बेटा वो उस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आगे लग रही होगी, लेकिन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स का कोई वर्डन नहीं है। सर क्यों नहीं है, फोर्स नहीं लग रहा क्या बेटा? फोर्स लग रहा है लेकिन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसका मतलब कोई मुझसे पूछे कि फ्रिक्शनल फोर्स ने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कितना वर्डन किया है तो आप बोल देना सर 0 किया है। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर इस ब्लॉक पर हुआ है क्या बेटा, ऑफ कोर्स हुआ है। ब्लॉक पर बड़ा वर्डन होगा ही होगा। ये एम मास का बड़ा ब्लॉक चलते चलते यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ, यूं चलते 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 यहाँ पर आ गया। मैं जानना चाह रहा हूँ व्हाट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। बेटा पूरा सोचना चाह रहा, पूरा सोच लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखना चाह रहा हूँ कि क्या पूरे रास्ते काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड फिक्स है? आप बोलोगे हाँ सर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यूं ले जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड फिक्स है माइनस म्यू के इंटू एम जी। म्यू के एम जी तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बेटा लेंथ। कितनी लेंथ बेटा? आप बोलो सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। बेटा डिस्प्लेसमेंट में कहाँ इंटरेस्ट है बेटा? मुझे तो इंटरेस्ट किस में? पाथ में। बेटा पाथ की लंबाई तुम जानते हो बेटा कितनी है, 2 पाई इंटू आर। ये बेटा कुल मिलाकर हमारे पास फ्रिक्शन का वर्क डन है। फ्रिक्शन का वर्क डन बेटा नेगेटिव क्यों आ गया वो भी तुम समझ गए। हर जगह डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल आपका 180 है तो बेटा वर्क डन तो आपका नेगेटिव ही आएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा बड़ा सारा काम है। मैंने बेटा सारे के सारे जो वर्क डन है वो लिखे हैं अभी तक। हम आगे जाकर बेटा और भी इन बातों को ढंग से रिलेट करेंगे किसी और तरीके से भी, बट हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ वर्क डन ही लिखे हैं। बाकी आगे भी देख लेंगे। आप बेटा अब तक है ना जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन है बेटा पहले उसकी शीट निपटाओ। प्लस अगर आप चाहो तो बेटा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा जो बुक है उसमें भी आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन निपटा सकते हैं। ठीक है बेटा, अपनी बेटा शीट के तो सॉल्यूशंस तो आपके पास हैं ही है ना। बाकी बेटा वीडियो सॉल्यूशंस धीरे धीरे आए जाएंगे। इनमें अगर कोई डाउट आ जाए एच.सी. में तो बेटा उनकी वीडियो सॉल्यूशंस बनाना तो बड़ा बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा मेरे लिए। बट आप लोग है ना टेलीग्राम वगैरह से पूछ पाछ के अपन आपस में डिस्कस करा के इनको निपटा लेंगे। तो बेटा अगर आपके पास समय हो तो करें, समय ना हो तो कोई इशू नहीं, जो शीट वगैरह आप कर रहे हो वो वही काफ़ी है। तो जिन लोगों की थोड़ी स्पीड वगैरह बेटर हो, एक्यूरेसीज बेटर हो बेटा वो लोग वर्क पावर एनर्जी का होमवर्क तो अगली क्लास में दूंगा। अगर आप आपके समय हो तो आप बेटा आप एच.सी. का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन निपटा लो। अगर आप कहो कि सर समय है लेकिन इतना नहीं है कि पूरे के पूरे दोनों चैप्टर में एच.सी. से निपटा लो, तो आप एक काम कर लो कि 1/3 क्वेश्चन कर लो। सिर्फ वही क्वेश्चन कर लो जो डिविजिबल बाय 3 हो, मतलब 3rd, 6th, 9th, 12th ऐसे कर लो। वो तो सवाल कर लो ना, उसको टिक लगा लो, उसको टिक लगा लो, जिससे हमें याद रहेगा कि यार हमने ये वाले सवाल कर रखे हैं। बाकी बचे हुए सवाल बेटा अपन ऑफ कोर्स है ना बाद में कभी न कभी जब भी टाइम मिलेगा, एडवांस वगैरह की प्रिपरेशन जब करने के लिए अलग से टाइम मिलेगा तब भी कर सकते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी का काम कल देंगे
आप बेटा आज मैंने शीट का काम थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से दे रखा है। HCV आप निपटाना चाहो तो निपटा लो बेटा, ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। जिन बच्चों की एक्यूरेसी बेटर हो, स्पीड बेटर है, जिनके पास समय है वो कर लें। डिस्कस बेटा अपन लोग है ना टेलीग्राम पे कर लेंगे यार, ठीक है ना।